Friends, before diving into the content, I would like that कि आप जो है मेरे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक्स करें। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, सो दैट कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चल सकेगा कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और हम कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स चॉइस। तो इट वुड बी, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल रियली वर्दी फॉर डूइंग, वी आर डूइंग सच अ एफर्ट, देन वी शुड गेट subscribers then. So I will just dive into the content now. दो फ्रेंड्स, केस जो हम आज स्टडी करेंगे, एन भगवती अमल वर्सेस सीआईटी। सो फ्रेंड्स, ये जो केस है ये रिलेटेड है कैपिटल गेन्स से। कैपिटल गेन्स जो है 5 हेड्स ऑफ सैलरी, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, उनमें से एक जो होता है वो है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स की आप डेफिनेशन को थोड़ा रीड आउट कर लेंगे, हालांकि मैंने वीडियो में आगे रेफरेंस में दिया हुआ है कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन, और कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जो उसके रिगार्डिंग आप रीड आउट कर लें बिफोर गोइंग इनटू दिस केस। तो आई विल जस्ट I will just elaborate the facts of the case. Later we will talk about the section which are needed to describe the issue of this case. तो facts of the case देख लेते हैं friends. इस केस में there are 2 SSCs, 2 sisters are there, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, और with because of any some reason कंपनी में लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद जो एसेट्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर है एसएससी, तो देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी में उनका शेयर है उसमें जो है उस शेयर का आफ्टर लिक्विडेशन जो उनका शेयर है उसको किसी ना किसी तरीके से वो उनके शेयर को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आफ्टर लिक्विडेशन। तो इस केस में भी जो है ये जो एसएससी होते हैं हमारे केस के 2 सिस्टर्स जो होते हैं, इनको जो है एक पैच ऑफ एग्रीकल्चर लैंड मिलता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स आफ्टर लिक्विडेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब कभी कोई कंपनी क्लोज होती है लिक्विडेशन की प्रोसेस में, तो उसमें जो उसके शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को वेदर इट्स इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन भी हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि एसेट्स क्या हैं। तो एसेट्स में अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि काइंड ऑफ जो भी प्रॉपर्टी होगी या उसमें मनी होगा, वेदर इट्स इन वे ऑफ मनी और एनी लैंड और एनीथिंग, तो जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आफ्टर लिक्विडेशन। तो सेम हियर इज द केस, इसमें भी एसएससी को उनके शेयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी उनको भी कुछ पैच ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इसमें मिला था। तो एसएससी जो अब जो है एसएससी का जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है उनका असेसमेंट हुआ उनका। तो असेसमेंट के ड्यूरिंग द असेसमेंट एसएससी ने बोला कंटेंडेड दैट, चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। The 2 SSC in this case were shareholders of a company, and after liquidation of the company they got some patch of agriculture land in the distribution of assets after liquidation process. ये तो हमने समझ लिया फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 SSC हैं जो कि शेयर होल्डर्स हैं, लिक्विडेशन में उनको एग्रीकल्चर लैंड मिला हुआ है। तो एसएससी जब उनका असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा था, तो एसएससी ने क्या कंटेंट किया, एसएससी ने बोला कि दैट एग्रीकल्चर लैंड शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स ऑन एसेट्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो सेक्शन इन्वॉल्व है इस केस में वो है 46 सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स। तो असेसी कंटेंट करता है कि अगर आप मेरा असेसमेंट कर रहे हैं सेक्शन 46 2 ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको वो बोलता है, एसएससी बोलता है कि आपको जो है ये कैपिटल गेन्स जो है वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स का जो आपने मेरे कैपिटल गेन्स के ऊपर जो असेसमेंट किया है, यू शुड एक्सक्लूड द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आउट ऑफ इट। तो एसएससी की कंटेंशन क्या है कि एग्रीकल्चर जो लैंड उसको मिला है तो इसको कंसिडर ना किया जाए कैपिटल गेन्स में और इसको एक्सक्लूड किया जाए while computing the that assessment while doing the assessment of on the capital gains, जो कि असेसमेंट हो रहा था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो असेसी ने अपनी कंटेंशन रख दी। तो अब जो है आगे क्या होता है, मगर जो है ट्रिब्यूनल इस केस में कहता है कि नहीं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो ये कहता है कि नहीं, कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो भी इंक्लूड होगा असेसमेंट में when the assessment is going under process under section 46 2 of the income tax act। तो फ्रेंड्स हम फर्दर देखेंगे 46 2 क्या है और सेक्शन 46 में कैसे कैसे हम इस केस को समझेंगे। तो इशू ऑफ द केस क्या है फ्रेंड्स, चलो रीड आउट कर लेते हैं। वेदर appellant tribunal was right in its decision to include agriculture land under the meaning of capital asset section 214 of the income tax act and exclude the agriculture land received under the asset on liquidation of a company while computing income tax under section 46 2 of income tax act। तो ट्रिब्यूनल ने जो केस में जो डिसीजन दिया था, तो ट्रिब्यूनल ने बोला था कि यस, ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को जो है एक्सक्लूड कर दिया था और कहा था कि अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं सेक्शन 46 2 के अकॉर्डिंग और 46 2 के अकॉर्डिंग असेसमेंट के ड्यूरिंग हम यही बोलेंगे कि जो कैपिटल ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये इंक्लूड करता है इनटू द मीनिंग ऑफ सेक्शन 1214 में जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है ये उसी में इंक्लूड करता है और इसीलिए ये एग्रीकल्चर लैंड एक्सक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अभी जो कंटेंशन था एसएससीज का वो मान लिया गया था अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, मगर फर्दर जो है केस वाज टेकन टू द हाई कोर्ट एंड आफ्टर दैट हाई कोर्ट गिव द डेफिनेशन व्हाट इज द हाउ कैन वी सी इट कि वेदर जो डिसीजन था अपीलेंट ट्रिब्यूनल का वेदर इट वाज राइट और नॉट। तो अभी हम थोड़ा सा कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम सेक्शन 46 देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इस केस का डिसीजन हाई कोर्ट ने किया और डिसीजन क्या था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल गेन्स होता क्या है। कैपिटल गेन्स है एक तरह का प्रॉफिट होता है जो रियलाइज होता है व्हेन अ कैपिटल एसेट इज सोल्ड एट अ प्राइस एक्सीडिंग इट्स परचेज कॉस्ट। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सी चीज है कि जब हम मान लीजिए हमने 10 रुपीज का कुछ खरीदा है और उसको हमने 12 रुपीज में बेच दिया है, तो ये जो 2 रुपीज है ना, ये जो 2 रुपीज है दिस इज कॉल्ड द कैपिटल गेन। तो ये इसी को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो ये किसके ऊपर होता है, वैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन कब होता है, हमें कैपिटल एसेट्स पे होता है। और कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन फ्रेंड्स हमें कहाँ मिलती है, सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना कि कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन, क्योंकि कैपिटल गेन हमें कैपिटल एसेट्स पे ही मिलता है। तो अब कैपिटल गेन को हमने समझ लिया, एक सिंपल सा एक तरह का एक ट्रांजैक्शन ही समझ लो कि कम सस्ते में खरीदा और थोड़ा हायर रेट्स पे बेच दिया, उससे थोड़ी जो हमें गेन हुआ दैट इज अ कैपिटल गेन। मगर इट प्रोबेबली वी शुड सी दैट कैपिटल एसेट्स पे ही कैपिटल गेन होता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी सन को या डॉटर को कुछ इनहेरिट प्रॉपर्टी में मिला है और इनहेरिटेड हुआ है, तो दैट
ट्रांसफर और इस तरह का जो ट्रांसफर है वो जो है कैपिटल गेन में नहीं आएगा। बट सब्सिक्वेंटली जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को कोई हाई रेट पे बेचता है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे थोड़ा सा ऊपर बेचता है, तो जब उसको जो बेनिफिट होता है दैट इज द कैपिटल गेन। बट द सिंपल ट्रांसफर और इनहेरिटेंस ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू हिज to their legal heirs, that is not a capital gain. So there are two type of capital gains: short term capital gains and long term capital gains. तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने डेफिनेशन देख ली कि कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन क्या है। तो अब फ्रेंड्स हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस सेक्शन में जो है एग्रीकल्चर लैंड को कंसिडर किया जाएगा कैपिटल एसेट्स में। जो इन्होंने एपलान ट्रिब्यूनल ने जो कंसिडर किया है कि कैपिटल एसेट है ये या नहीं है, अगर है तो ये इसका असेसमेंट होगा और अगर नहीं है तो इसका असेसमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे डिसीजन लिया जाएगा? इट्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस केस को समझने के लिए हमें सेक्शन 46 में जाना पड़ेगा। 46 का 1 का जो सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 where the assets of a company are distributed to its shareholders on its liquidation, such distribution shall not be regarded as a transfer by the company for the purpose of section 45। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें ये पता है कि कैपिटल गेन्स में जो है देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स और जो है वो जो है उसका सेल होना चाहिए, इट शुड बी सेल्ड एंड प्रॉपर्टी ऑनर शुड बी चेंज्ड। उसमें सेक्शन 45 हमें बताता है कि किस तरह से कैपिटल गेन्स के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि सेक्शन 45 ही हमें बताता है कि किस तरह से ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का या किसी एसेट्स का, और उस एसेट्स के ट्रांसफर के बाद ही उसके ऊपर जो गेन आता है उस ट्रांजैक्शन से, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग 45 के अकॉर्डिंग दैट कैपिटल गेन इज उस कैपिटल गेन के ऊपर ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो सेक्शन 46(1) क्या कहता है कि नहीं, हम नहीं मानते जो 45 में दिया हुआ है, where the assets of a company are distributed to its shareholders on its liquidation, such distribution shall not be regarded as a transfer। जो कि 45 में से ट्रांसफर की बात की गई है, तो अगर सिंपली जब शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह नहीं कहा जाएगा जो कि सेक्शन 45 में ट्रांसफर दिया गया है, उस वो ट्रांसफर और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं फ्रेंड्स। इस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है और सेक्शन 45 में बात करी है ट्रांसफर, यानी कि एसेट्स का ट्रांसफर। 45 कहता है जब इनकम टैक्स लगाया जाएगा जब ट्रांसफर होगा किसी एसेट का। और यहाँ पे क्या हुआ है 46 में, 46(1) में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका? एसेट्स का शेयर होल्डर्स को आफ्टर इट्स लिक्विडेशन। तो यानी कि ये एक ऑब्स्टेंशियल क्लॉज है, और इस क्लॉज में जो है हमें जो 45 में जो ट्रांसफर की बात की गई है उसको रिगार्ड्स नहीं देना। वी शुड नॉट गो बाय द सेक्शन 45, रादर इस तरह के ट्रांसफर, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 45 तो सेक्शन बात करता है इनकम टैक्स लगाने की जब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स, तो उसमें यहाँ पर ये जो ट्रांसफर है उसको कंसिडर, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 45 का ट्रांसफर नहीं कंसिडर तो फ्रेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड इन बोथ द सेक्शन। 45 और 46(1) का कंपैरिजन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है और 45 में बात की गई है ट्रांसफर की। तो हम जो भी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग 45 ऑन द कैपिटल गेन्स वो यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा जब किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर होल्डर्स को कंपनी के लिक्विडेशन के बाद।
तो यहाँ भी एसएससी का जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिली है, लैंड मिली है, वो किस पे मिली है, लिक्विडेशन में मिली है। तो 46(1) के अकॉर्डिंग तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 46(1) ने तो सीधा बोल दिया कि 45 के में जो इनकम टैक्स लगाने की बात की गई है कैपिटल गेन्स में, जो कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स के ऊपर होता है, मगर वो कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर होल्डर्स को, उसका मीनिंग और इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो अब ये 46(1) तो एसएससी के कंटेंशन को रिलाय करता है, मगर अब 46(2) क्या कहता है? 46(2) कहता है फ्रेंड्स, वेयर अ शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी रिसीव एनी मनी और अदर एसेट्स फ्रॉम द कंपनी, he shall be chargeable to income tax under the head capital gains in respect of the money so received or the market value of the other assets on the date of distribution, as reduced by the amount assessed as dividend within the meaning of subclass C of the clause 22 of section 2, and the sum so arrived at shall be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of the section 48. तो फ्रेंड, इसका ओवरऑल मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 46(2) क्या कहता है। 46(2) कहता है कि जब शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के बाद कंपनी के कुछ मनी या अदर एसेट्स फ्रॉम द कंपनी मिलता है, तो ही शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स in respect of the money so received or the market value of the other assets on the date of the distribution. तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि किसी भी तरह का पैसा या कोई भी अदर एसेट्स मिलता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उस पैसे पे भी और उस एसेट्स की मार्केट, या फिर मार्केट कोई एसेट मिला है या प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी मार्केट वैल्यू पर उसको कैपिटल गेन्स का कंसिडर करके उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस 46 सेक्शन ने हमें 46(1) में तो हमें ये बता दिया कि यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 46(2) कहता है कि नहीं, इनकम टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, दोनों ही सेक्शन में आप एक चीज देखना कि दोनों ही सेक्शन में कैपिटल एसेट्स वर्ड का यूज नहीं हुआ है। पहले 46(1) में भी एसेट्स लिखा हुआ है और 46(2) में भी अदर एसेट्स लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अदर एसेट्स लिखा हुआ है, देखो सेकंड लाइन में आप देख लेना, अदर एसेट्स लगा हुआ है, मनी और द अदर एसेट्स। और 46(1) की फर्स्ट लाइन में भी देखो, वेयर द एसेट्स, कहीं भी कैपिटल एसेट्स वर्ड का यूज नहीं हुआ है। और जब हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और सेक्शन 45 में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एवरीवेयर देयर इज अ मेंशन ऑफ वर्ड कैपिटल एसेट। तो आप देख सकते हो कि 46 में तो कहीं भी इन्होंने कैपिटल एसेट्स को मेंशन नहीं किया, रादर दे हैव मेंशनड कि एसेट बोथ द सेक्शन, दोनों सब सेक्शन में 1 में भी 46 के 2 में भी कहीं भी कैपिटल एसेट वर्ड का यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इससे हम ये मीनिंग लगा सकते हैं कि क्या जब ये इस तरह का क्लॉज, इस तरह का सेक्शन बनाया गया था कि व्हाट द थॉट्स ऑफ पार्लियामेंट वुड बी, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। चलो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। While we read out section 45, 47 and 48 of the Income Tax Act, we can see it word capital asset is written, while in section 46(1) and 46(2) word assets is mentioned. देखो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि 45 में, 47 में और 48 में तो कहीं भी जब हम एसेट को देखते हैं तो वहां पे कैपिटल एसेट लिखा हुआ होता है और 46(1) और 46(2) में एसेट लिखा हुआ होता है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टू इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ एसेट्स इन द मीनिंग ऑफ द एसेट अलोंग विद द कैपिटल एसेट। यानी कि 46(1) और 46(2) जो है पार्लियामेंट की इंटेंशन को क्लियर करता है कि जो कि हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में, वो
एक पर्टिकुलर तरह के कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करता है, मगर 46 जो है उसका इंटेंशन क्या है, 46 सभी तरह के एसेट्स को इंक्लूड करता है। ये इट्स नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द कैपिटल एसेट। आप जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में, तब आपको पता चलेगा कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन से हैं। मगर 46 जो है उस कैपिटल से एसेट्स को तो इंक्लूड करता ही है, और बल्कि साथ साथ और भी तरह के सभी तरह के एसेट्स को इंक्लूड करता है। तो इट्स नॉट मियरली कन्फाइंड टू कैपिटल एसेट्स। 46 सेक्शन जो है इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू कैपिटल एसेट्स। तो द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट एंड एसेट्स ओवरलैप। तो ये दोनों का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे के जैसा ही है। And that's why obstinate clause 46(1) is referred. Capital assets are the species of genus assets. तो हम कह सकते हैं कि जो है assets का ये जो है capital assets जो है वो जो है species है किसकी, assets जो है genus है, और capital asset उसकी species है। तो इससे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि ये जो है इनका इंटेंशन जो है, अब एग्रीकल्चर लैंड जो है अगर हम 46 क्या ये क्योंकि बिकॉज एसएससी जो बोल रहा है वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मिला है तो आप इसको कंसिडर ना करें। 46(1) के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर ना करें किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर, इनकम टैक्स के, क्योंकि 46(1) जो है एक ऑब्स्टिनेंट क्लॉज है, और वो ये बोलता है कि 45 में जो इनकम टैक्स लग रहा है वो 46(1) के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। मगर इनकम टैक्स ने जो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे अगर हम इसका इनकम टैक्स ऑफिसर का भी कंटेंशन यही था कि 46(2) के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर इनकम टैक्स लगा रहे हैं, और 46(2) में जो है सभी तरह के एसेट आते हैं, नॉट ओनली द कैपिटल एसेट, जिसकी बात 46(1) करता है कि वो इंक्लूड नहीं कर रहा है असेसमेंट में। तो 46(2) जो है सभी तरह के एसेट्स को इनकम टैक्सेबल बना रहा है, रादर देन गोइंग विद द 46(1) जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि हम इसको ट्रांसफर को जो है कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे। तो 46(1) एक तरह से ये कह रहा है कि अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा किसके ऊपर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मगर 46(2) जो है इस बात को क्लियर कर देता है बाद में कि अगर एग्रीकल्चर लैंड भी अगर उसको मिलती है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी एक एसेट कहलाया जाएगा और उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। तो हंस द एग्रीकल्चरल रेंट रिसीव्ड इन द लिक्विडेशन वुड बी लायबल टू टैक्स अंडर 46(2) इनकम टैक्स एक्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा केस, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड give a likes to our channel. Please appreciate our work so that we can do much hard work in the future for you people. Thank you.